कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोई भी ट्रायल चलेगा, कोई भी इंक्वायरी चलेगी, वो किसी प्राधिकारी के द्वारा चलाई जाए। और आपको मालूम है इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर सभी प्रकार की कार्रवाइयां न्यायालयों के सामने चलती हैं। कौन से न्यायालय? जो सीआरपीसी, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे, उसकी धारा 6 में न्यायालय के रूप में चिन्हित किए गए, और उनके समक्ष जो प्रोसीडिंग चल रही है उनमें उन्हें किन्हीं दस्तावेजों की या किन्हीं चीजों की जरूरत हो सकती है। और प्रथमतः एक सभ्य समाज में अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज जिसके कब्जे में है उससे उस चीज की मांग यही आपको प्रस्तुत करनी चाहिए। जब वो न दे तब उसके विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ये अमल में लाई जानी चाहिए। हमने आपसे बार बार कहा कि कानून आपके लौकिक जीवन, इसमें चलने वाली प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। वो बिल्कुल ठीक वैसे ही चलता है जैसे लौकिक जीवन चलता है। तो प्रथमतः वो व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु है जिसकी न्यायालय को या इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी को जरूरत, उस पर सम्मन या आदेश, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है तो वो सम्मन ये जारी नहीं कर पाएगा। सम्मन जारी करना न्यायालय का अधिकार है। तो सम्मन या आदेश, इसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह अपने कब्जे की दस्तावेज या अपने कब्जे की वस्तु ये लेकर संबंधित न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। और आपसे इस बात पर भी विस्तार से बात हुई थी कि सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु है जिसकी किसी न्यायालय को अपने समक्ष चल रहे जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई इसमें जरूरत है, या किसी प्राधिकारी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे इन्वेस्टिगेशन के प्रयोजनों से जरूरत है, ये शब्द लिखे जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे दस्तावेज या वस्तुएं हो, उस व्यक्ति को सम्मन या आदेश दिया जा सकता है। तो इस जिस व्यक्ति के कब्जे में इस शब्दावली के अंतर्गत क्या अभियुक्त व्यक्ति आएगा? और अगर प्लेन रीडिंग सेक्शन की करें और सेक्शन का प्लेन अर्थ निकालें, जो कि अर्थान्वयन की एक सुपरिचित पद्धति है दांडिक विधियों के निर्वचन के संबंध में, आपसे लगातार हमने बात की है कि जो पीनल लॉज हैं, जो दांडिक विधियां हैं, उनके निर्वचन का जो तरीका होता है वो तरीका यह है कि शब्द जो सेक्शन में आया है उसका सामान्य अर्थ यह लिया जाएगा जब तक कि उसे कोई विशेष अर्थ स्वयं विधायिका ने न दिया हो, तब तक उसका सामान्य अर्थ। तो इन शब्दों का जो सामान्य अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति के कब्जे में हो ऐसी दस्तावेज या वस्तु जिसकी जरूरत इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को है या कोर्ट को है, तो इन शब्दों के सामान्य अर्थों के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अभियुक्त भी अंततः व्यक्ति होगा। और लिखा ये जिस किसी के कब्जे में। लेकिन अर्थान्वयन का एक और सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट उसके
शब्दों के दो अर्थान्वयन संभव है, तो हमेशा वो अर्थान्वयन ग्रहण करना चाहिए जो स्टैट्यूट को संविधान सम्मत बनाता है, जो स्टैट्यूट को संविधान के विरोध में लाकर खड़ा करता है। ऐसा अर्थान्वयन ग्राह्य नहीं करना चाहिए। अब सेक्शन 91 में जो ये शब्द प्रयुक्त हुए कि जिस भी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु है जिसकी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को या कोर्ट को जरूरत है, इसके दो अर्थान्वयन संभव है। एक, अक्यूज के सहित कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु है जिसकी जरूरत इन्वेस्टिगेटिंग अफसर या संबंध या कोर्ट को है। और इसका एक अर्थान्वयन यह भी संभव है कि चूंकि संविधान यह भी देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान का अनुच्छेद 20(3) यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हो सकता है ये 20(2) भी कहता हो। हमने आपसे बार बार कहा कि जब हम आर्टिकल्स या सेक्शन कोड करते हैं उस समय हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको फेस करना है। इसलिए आर्टिकल सेक्शन ये आपको याद होने चाहिए। हां, ये जरूर है कि जब हम आर्टिकल और सेक्शन कोड करेंगे तो ये नहीं होगा कि मसला 20(3) में बताया गया हो हम 120(3) कह दें, ये नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि 20(2) में हो और हम 20(3) कहें, क्योंकि रोज हम रिवाइज नहीं करते हैं। हां, कॉन्सेप्चुअली गलती नहीं होगी, ठीक है, और इतनी लंबी भी गलती नहीं होगी। तो एक अर्थान्वयन यह भी संभव है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑल्सो ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और उसका अनुच्छेद 20(3) यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और बीएनएसएस का सेक्शन 95(1) सबसेक्शन 1 यह कहता है कि जिस किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु रखने की सुविधा मिली है, रखने का अवसर मिला है, जिसकी जरूरत किसी न्यायालय अधिकारी को है, उसे आदेशित किया जा सकता है सम्मन या आदेश के माध्यम से। तो हम दोनों विधियों को एक साथ पढ़ें और इस प्रकार पढ़ें कि दोनों का सम्मान बना रहे। अर्थात हम ये मान लें कि जो शब्दावली 91 सबसेक्शन 1 की है उसमें अक्यूज शामिल नहीं है। अक्यूज को छोड़कर जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी दस्तावेज या वस्तु हो जिसकी न्यायालय अधिकारी को जरूरत है, उसके लिए सम्मन या आदेश जारी हो सकता है। और अगर इसके विपरीत हम स्वीकार करें अर्थान्वयन जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में इन शब्दों के, तो सेक्शन संविधान के विपरीत चला जाएगा। और जब विपरीत जाएगा तो आप जानते हैं अनुच्छेद 13(2) यह तत्काल इस उपबंध को शून्य कर देगा, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती हो, उसे छीनती हो या उस पर कोई विपरीत प्रभाव ये कारित करती हो। ये हो ही नहीं सकता। तो ये उपबंध शून्य हो जाएगा। और अर्थान्वयन का सिद्धांत क्या? वो अर्थान्वयन ग्रहण करिए जिससे स्टैट्यूट संविधान सम्मत बना रहे। इसका मतलब यही अर्थान्वयन ठीक है कि अक्यूज इन जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी दस्तावेज या चीज हो इन शब्दों में नहीं आता। यही अर्थान्वयन सही है और यही अर्थान्वयन लेना चाहिए।
हमने कल यह भी कहा था कि इसी अर्थान्वयन को ग्रहण करने के एक और कारण यह भी मौजूद है, और वो कारण क्या है कि यहां कहता है जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे दस्तावेज या वस्तुएं हैं जिनकी न्यायालय को अपने समक्ष चल रहे विचारण, जांच या अन्य कार्रवाई में जरूरत है, या जिसकी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरत है, उससे प्रस्तुत करने के लिए सम्मन या आदेश दिया जाएगा। जबकि अभियुक्त इसे जब सम्मन या आदेश दिया जाता है तो उसके विरुद्ध लगे आपराधिक आरोप का उत्तर देने के लिए सम्मन या आदेश दिया जाता है, न कि अपने कब्जे की चीजों को प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए भी यह माना जाएगा कि 91 सबसेक्शन 1 में जो शब्दावली प्रयुक्त हुई उसमें भले ही जिस किसी व्यक्ति को लिखा है, लेकिन इस जिस किसी व्यक्ति को ऐसे पढ़ा जाएगा मानो यहां यह लिखा है कि अक्यूज को छोड़कर जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या वस्तु है और उसकी आवश्यकता या तो न्यायालय को या इन्वेस्टिगेशन करते अधिकारी को आवश्यकता है, तो उसे सम्मन या आदेश के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा। 91 सबसेक्शन 1 हम लोगों ने देखा है, और उसके बाद 91 सबसेक्शन 2 ये सुविधा के प्रयोजन से बनाया गया। और 91 सबसेक्शन 2 कहता था कि जिस व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वो अपने कब्जे की दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करे, वो स्वयं प्रस्तुत करने नहीं आता लेकिन पेश करवा देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर दिया है। और इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न करने का जो परिणाम आपको देखना पड़ेगा, वो परिणाम दो प्रकार के दिखाई देंगे। एक कि आपके विरुद्ध अपराध करने के आरोप पर कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे माना जाएगा मानो आपने अपराध किया। पूर्व की आईपीसी में सेक्शन 175 और वर्तमान की बीएनएस में सेक्शन बदल गया, लेकिन अभी भी इस कृत्य को अपराध माना गया है। इस धारा के अंतर्गत यह मान लिया जाएगा आपने अपराध किया, लेकिन फिर भी हम आपको दंडित भी कर दें और काम ना हो पाए तो आपको दंड देने से भी क्या लाभ। ठीक है, हमने 175 में आपको दंड दे दिया तो आपको तो हमने सबक सिखा दिया, लेकिन वो दस्तावेज या चीज तो हमें नहीं मिली। भाई वो दस्तावेज या चीज जिसकी हमें जरूरत थी वो तो नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए, वो तो मिलनी ही चाहिए, तभी तो इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो वो जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में सहायक वस्तु या दस्तावेज वो आखिर कैसे मिले? अगर कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है तो भी कानून अधूरा है। और बेंथम कहते हैं कि कानून अभिकल्पना में और संकल्पना दोनों में पूर्ण होना चाहिए। तो कानून अभिकल्पना और संकल्पना में सामान्यतः अपूर्ण नहीं होता, होता भी है। हम लोग पीछे देख के आए हैं, साक्षी यदि वारंट पर गिरफ्तार हुआ है तो उसे जमानत दिए जाने के संबंधों में सीआरपीसी व्यवस्था करती नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अभिकल्पना या संकल्पना में कमी पाई है, लेकिन सामान्यतः कानून में अभिकल्पना और संकल्पना की कमी नहीं होती। तो अगर ये व्यक्ति जिसे सम्मन या आदेश से आदेशित किया गया था कि ये दस्तावेज या वस्तु लेकर उपस्थित हो, नहीं आता,
तो 175 में हम इसे दंडित तो करेंगे ही। साथ ही साथ उस दस्तावेज या वस्तु की तलाश के लिए, या यूं कहें कि उस दस्तावेज और वस्तु को प्राप्त करने के लिए सेक्शन 93, अभी सेक्शन 93 सब सेक्शन 1 आएगा, वो ये कहेगा कि यदि 91 या 92 इसमें सम्मन जारी किया गया या किसी व्यक्ति को आदेशित किया गया है और ऐसे सम्मन या आदेश द्वारा की गई अपेक्षा के अनुपालन में संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता और दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत नहीं करता, तो फिर स्थिति यह बनेगी कि सर्च वारंट ये भी जारी हो जाएंगे। यानी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं, तुम्हारी जो दुष्टता और धृष्टता है, न्यायालय के आदेश या अधिकारी के आदेश का अनुपालन न करने की, उसके लिए तुम दंडित भी होगे, और वह दस्तावेज या वस्तु जिसे तुम प्रस्तुत नहीं कर रहे हो उसकी रक्षा भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो भी 93 में बाय द इशुएंस ऑफ सर्च वारंट वो भी प्राप्त कर ली जाएगी। ठीक है ना, कानून कभी अभिकल्पना और संकल्पना में अपूर्ण नहीं होता। ये आपकी गलतफहमियां हो सकती है, मूर्ख टीचरों के द्वारा सजेस्ट की गई बेवकूफियां। हमें कैमरे पे भी कोई संकोच नहीं लगता, क्योंकि मेरी निश्चित मान्यता है, मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि मूर्खों ने दुनिया को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो मूर्ख हैं ही। मूर्खों को सम्मान देने वालों ने दुनिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मूर्खों को मूर्ख न कहने वालों ने दुनिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मूर्ख है तो कहना चाहिए ताकि दूसरों को ये पता तो लगे कि ये मूर्ख है। मानहानि संबंधी जब अपराध हम लोग पढ़ते हैं तो वहां एक एक्सेप्शन है, कहता है कि यदि आप किसी की हित की रक्षा करने को कानून के द्वारा आबद्ध हैं और उस व्यक्ति को सावधान करने के प्रयोजन से आप किसी अन्य को के संबंध में कोई मानहानिकारक कथन करते हैं तो यह अपवाद माना जाएगा। जैसे आप चोर हैं और इनके हित की रक्षा करने के लिए हम विधि द्वारा आबद्ध हैं, तो हम ये कह सकते हैं होशियार रहना, ये चोर हैं, और इस संबंध में हमने इनकी मानहानि नहीं की है। तो इसलिए मूर्ख कुछ भी कहे, मूर्ख आपको ये बता सकते हैं कि कानून में प्रावधान नहीं होते, यह कानून की अवहेलना आसानी से की जा सकती। कानून में हर दशा के लिए और हर स्थिति के लिए प्रावधान मौजूद है। उसकी जो कमी दिखाई देती है वो इन्फोर्समेंट की कमी है, उसे लागू करने वालों की कमी है। कानून में अपने में कहीं कोई कमी नहीं, और इसीलिए हम बहुत कानून बनाने के पक्ष में नहीं हैं। रोज कानून बनाने की मांग होने लगती है, मानो कानून बना देने से दुनिया बड़ी सुधर जाएगी। कानूनों से दुनिया कहीं सुधरी है? जब से दुनिया पैदा हुई है तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कत्ल मौजूद है। इनकी मेथोडोलॉजी में बात करें तो हजरत आदम जिस दिन इस दुनिया में आए थे, उनके 2 बेटे बताए जाते हैं, हाबील और काबील शायद नाम है। उनमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। दैट वाज फर्स्ट मर्डर इनकी मेथोडोलॉजी के मुताबिक। हमारी मेथोडोलॉजी अलग हुई, लेकिन प्रासंगिक जो है वो सिर्फ इतना कि दुनिया में कत्ल हमेशा से मौजूद है और कत्ल के विरोध में कानून भी हमेशा से मौजूद है। रुका, कत्ल कानूनों से नहीं रुकते, कत्ल यहां से रुकते हैं। जिस दिन तुम्हें यह लगेगा कि मानो ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट क्रिएशन है, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को मार दें, उस दिन कत्ल रुकेगा। इसलिए कानूनों के बनने से कुछ नहीं होता। रोज कानून बनते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? कानून पर्याप्त बना हुआ है, उसका इन्फोर्समेंट ठीक से हो, इतने कानून से ही सारे काम हो जाएंगे। कानूनों को बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो कहता है दोनों बातें होंगी,
दोनों बातें। आपको दंडित भी करेंगे और वो चीज सेक्शन 93 सब सेक्शन 1 के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, दोनों बातें। कहीं कानून कमजोर नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते। और एक स्थिति उसने और रखी कि कानून को कहीं दूसरे कानून के विरोध में अपनी मूर्खता से आप खड़ा ना कर दो, क्योंकि अर्थान्वयन का स्थापित सिद्धांत है, इसकी चर्चा हमने शुरुआत में की कि यदि दो प्रोविजन है और दोनों कानून के हैं और दोनों परस्पर विरोध में दिखाई देते हैं, तो ऐसे अर्थान्वयन करना चाहिए कि दोनों समान रूप से और समान बल से लागू हो। और इसे अर्थान्वयन का कैसा सिद्धांत कहते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन रूल। ये निर्वचन का गोल्डन रूल कहलाता है। आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था कि अगर अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है तो विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है, यदि यह विश्वास करता है कि उस शासकीय दस्तावेज के प्रकटन से लोक हित की हानि होगी, तो वह किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करने से इनकार यह भी कर सकता है। और आपने यह भी पढ़ा था, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 थी, नए में धारा बदल गई है, कि अगर शासकीय हैसियत में किसी को कोई सूचना आपने दी है, तो वो व्यक्ति जिसने शासकीय स्थिति में सूचना को ग्रहण किया है, उसे उस सूचना को प्रकट करने के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा विवश नहीं किया जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वे उपबंध इस सेक्शन 91 में लिखी बात के विरोध में दिखाई देते हैं। इसलिए मूर्खों की सहायता हेतु यहां पर ये क्लियर कर देना जरूरी है, और क्लियर किया विधायिका ने। विधायिका ये चाहती है कि क्या हो, सब कानून ऐसे बने कि उसके उल्लंघन के या उसके अर्थान्वयन के चांसेस कम से कम आए। कारण यह है कि अर्थान्वयन जो करेगा वो सर्वज्ञ होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि कहावत है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। क्योंकि ये कहावत क्यों है? इसलिए क्योंकि काबुली घोड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसलिए कहावत है कि काबुल में गधे भी होते हैं, घोड़े ही नहीं होते। तो ऐसे ही अर्थान्वयन करने वाली पोस्ट पर कोई भी पहुंच जाएगा, और अगर पहुंचे तो अर्थान्वयन के माध्यम से दो कानूनों को परस्पर विरोध में न खड़ा कर दे। इसलिए यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 129 या 130, ये पुरानी 123 और 124 है। और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी इस धारा की कोई बात। अथवा डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई चीज है तो उसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाली ये भी नहीं समझी जाएगी, क्योंकि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में मौजूद चीजों, ठीक है, इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे लोगों की गोपनीय बातों से संबंधित दस्तावेज ये भी हो सकते। इसलिए डाक या तार प्राधिकारी उसकी अभिरक्षा में जो चीज है, उसकी अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा में आने वाली है, ये नहीं लिखा है। और पहला सिद्धांत दांडिक विधियों के अर्थान्वयन का यही है। और दांडिक विधियां छोड़ो, कानून के अर्थान्वयन का सिद्धांत पहला यही है कि लकीर के फकीर हो जाइए, जो लिखा है सिर्फ उतना पढ़िए, न उससे कम न उससे ज्यादा। आपके दिमाग के एप्लीकेशन के लिए कोई जगह कानून में होती नहीं। और जैसे ही आप लोग हमसे कोई सवाल करते हैं, आप कहते हैं जैसे कि और फलाना और ढिमाका, इसीलिए में गुस्सा आनी शुरू हो जाती है। आपके अर्थान्वयन की कोई जगह नहीं है कानून में। आप क्या सोचते हैं, सोचते रहिए।
कानून में जो लिखा है वो लागू होगा। वो कहता है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो चीज है, अभिरक्षा का मतलब जो इस समय डाक या तार प्राधिकारी के पास मौजूद है, जो भविष्य में उसकी अभिरक्षा में आ जाएंगी, वो नहीं। 92 किसी कोर्ट को ये अधिकार नहीं देता कि कोई कोर्ट न्याय, ठीक है, किसी डाक या तार प्राधिकारी को ये आदेशित करे कि अमुक व्यक्ति जिन चीजों को उसकी अभिरक्षा में दे, जस्ट टू पोस्ट, उन्हें वो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए सुरक्षित रखे, ऐसा आदेश कोई नहीं दे सकता, कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों की मान्यताएं बड़ी अजीब है। आपको लगता है न्यायालय सब कुछ कर सकता है। न्यायालय अगर सब कुछ करेगा तो न्यायालय और एक गैंग लीडर, इसमें कोई फर्क ही नहीं बचेगा। एक गैंग लीडर और न्यायालय में यही फर्क होता है। गैंग लीडर जो चाहेगा सो करेगा और न्यायालय वो करेगा जो उससे करने के लिए अपेक्षित कानून के द्वारा किया गया है। सिर्फ उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। न्यायालय गैंग लीडर नहीं है। इसे कानून जो कह रहा है सिर्फ उतना ही करेगा न्यायालय, उससे अधिक कुछ भी नहीं करेगा। और न्यायालय, कानून कहता है कि न्यायालय क्या करेगा। न्यायालय वो भी विशेष, हर न्यायालय नहीं। 92 सबसेक्शन 1 आप पढ़ेंगे तो कहता है उच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये सब उच्च प्रास्थिति के न्यायालय। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबसे सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है जिले का, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे उच्च श्रेणी का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सबसे अच्छी परिस्थिति का। उसके अधीन सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिले के हैं। कोर्ट ऑफ सेशन वही मुख्य न्यायालय है जिसके सेशन खंड में सभी दंड न्यायालय अपनी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। और चूंकि उच्च न्यायालय एक उच्च परिस्थिति को धारण किए है और दंड न्यायालय भी है, तो अगर सेशन कोर्ट, सीजेएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अधिकार हम दे रहे हैं वो हाई कोर्ट को न दें, ये थोड़ा विसंगत मालूम होता है, थोड़ा असंगत मालूम होता है। इसलिए 92 सबसेक्शन 1 कहता है हाई कोर्ट, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल हैव द राइट, केवल इन्हीं न्यायालयों को अधिकार होगा कि डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो चीजें हैं, नियर फ्यूचर में जो डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में आ जाएंगे वे नहीं, जो हैं वर्तमान। तार बात ही खत्म हो गई। तार वो सिमल्टेनियसली निकल रही। तार का मतलब ही क्या बचा? फेसबुक आ गई, व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया, तार अब कहां बचा? ठीक है, तो तार अगर मुंह से निकल रहा तो आप उसे बेतार समझ लें, ज्यादा ठीक है। भाई ये तो बेतार ही है, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, फलाना और दिमाग का। ठीक है, तो अगर उनकी अभिरक्षा में कोई चीज है तो है, यानी है, इसका मतलब डिलीवर नहीं है, नियर फ्यूचर में आएगी ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम या हाई कोर्ट डाक तार प्राधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि वे अपनी अभिरक्षा की उस वस्तु को उनके समक्ष नहीं, ठीक है, उन्हें दे ऐसा नहीं, या उनकी अभिरक्षा में लाए ऐसा भी नहीं, उस व्यक्ति को दें जिसे देने के लिए वे आदेशित करें, उस व्यक्ति को दें। ये फर्क आ रहा है 92 सबसेक्शन 1 में। और 92 सबसेक्शन 2 एक एडिशनल व्यवस्था जो होनी चाहिए वो कर रहा है। और वो एडिशनल व्यवस्था क्या है कि यदि किसी अधिकारी
अथवा ऐसे न्यायालय को जो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, जो सीजीएम का कोर्ट नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं है, जो हाई कोर्ट नहीं है, जो अतिरिक्त ठीक है सेशन न्यायाधीश हैं, वे तो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो सीजीएम का न्यायालय नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको ताकत से वंचित नहीं किया, जो जूनियर हो सकते हैं उनको रोका है। तो डाक तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में जो चीजें हैं वे महत्वपूर्ण है, यूं ही किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए कहा कि अगर कोई ऐसा अधिकारी है जिसे डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की चीज चाहिए और वो डीएम नहीं है, कोई और अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, इवन डीजीपी हो, इससे भी मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि मजिस्टीरियल ताकत ये बहुत महत्व की समझी गई है। और मजिस्टीरियल ताकत क्या होती है इसे समझना चाहिए। ये न्यायिक ताकत है, और न्यायिक ताकत का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना यदि आप किसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं तो वो मिनिस्टीरियल एक्ट है, वो मजिस्टीरियल एक्ट नहीं है। आपसे कहा जा रहा कि हम जो बोल रहे हैं लिखिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई योर माइंड ऑन दैट, ठीक है, विच इज ऑर्डर्ड बाय मी टू राइट। आप उस पर दिमाग के एप्लीकेशन करने के लिए अपेक्षित नहीं है। अब जो बोल रहे लिखिए, तो ये मिनिस्टीरियल एक्ट, अमुक जगह जाइए, चीजें जितनी हैं उनकी संख्या गिनकर हमें बताइए, ये मिनिस्टीरियल एक्ट है, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन मजिस्टीरियल एक्ट, इसे करने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग उस ढंग का, दिमाग तो यूं तो सबके पास है, लेकिन दिमाग के प्रकार अलग है। कहते हैं ना कि कवि जो है उसका दिमाग अलग है, जो इंजीनियर है उसका दिमाग अलग है। हम तो इंटर तक बेवकूफी करते रहे, घर वालों के चक्कर में पड़ के मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ते रहे। अब हमें पता लगा है कि हमने बिल्कुल ठीक किया कि बीए किया और फिर एलएलबी की, क्योंकि हमारा दिमाग ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए बना है। हम मानविकी ये ज्यादा अच्छी पढ़ सकते हैं, साइंस में मेरा मन नहीं लगता, अननेसेसरी बेवकूफी करते रहे। और जब हम स्टूडेंट थे इंटर में तो ये बेवकूफी अभिभावकों में आम थी। जैसे अभी 5 साल पीछे अभिभावकों में एक और बेवकूफी आम थी, वो बीटेक जरूर करा देंगे अपने एक लड़के को, ठीक है, ये चल रही थी अभी, ये रिसेंट बेवकूफी है। अरे उसे नहीं आती इंजीनियरिंग, क्यों करा रहे हो, कुछ और करने दो। दुनिया में खाना बनाकर लोग करोड़ों रुपए पैदा कर रहे हैं, खाना बनाकर 5 स्टार के शेफ हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए खाना बनाने से पैदा कर। अरे कुछ तो करो, कुछ भी करो, ठीक करो, कुछ भी करो, ठीक करो। जरूरी नहीं है कि आप यही सब कुछ करो। तो मजिस्टीरियल क्षमता सबके पास नहीं हो सकती। मजिस्टीरियल क्षमता होनी अलग बात है, ठीक है। इसलिए पुलिस ऑफिसर भले ही वो डीजीपी है, वो डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा से चीजों को नहीं ले सकता। और जो निम्न श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, यू आर ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, आप उस क्षमता के हैं, लेकिन अभी अनुभव अपने में एक चीज है। हमने कहा, आपसे सुबह भी हमने चर्चा की थी कि जानने की प्रक्रिया अनुभव से गुजरती है, कि तर्क की प्रक्रिया नहीं है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए कहते हैं विज्ञान आओ करके सीखें।
विज्ञान तर्क से नहीं समझा जाता है, तर्क से बातें समझी नहीं जा सकती। हमने आपको उदाहरण दिया था कि आपको अमुक सुंदर है इसलिए क्योंकि उसका मुंह बहुत अच्छा है। जरा बताओ उसके मुंह में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इनके मुंह में नहीं है? भाई सबके मुंह में वही विशेषताएं मौजूद हैं जो बहुत सुंदर लोग। तो सुंदरता क्या है? तो सुंदरता आप बता नहीं सकते कि क्या है। सुंदरता बताने के लिए शब्द की सीमा, ये शब्द अक्षम है और इसीलिए कहा जाता है कि जो आनंद है वो अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। सब कुछ बताया जा ही नहीं सकता और इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ आप सोचते हैं उसका 30% 20% यही बता पाते हैं, इससे ज्यादा बता ही नहीं जा सकता क्योंकि शब्द उसकी सीमा है, वो बता ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं मौन सबसे अच्छी भाषा है, मौन से बेहतर कोई भाषा ही नहीं। आपको मीठा है, अरे मीठा यानी क्या आप बता ही नहीं सकते जब तक खाया ना जाए, और खाने से पता लगेगा मीठा क्या है। अब आपको जो बताया नहीं जा सकता वो होता ही नहीं, तो आपके हिसाब से फिर मीठा बताया नहीं जा सकता तो मीठा होता ही नहीं, फिर तो ये बात आ गई। अब ये बात अपने सुनने में ही बेवकूफी की लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान की पद्धति तर्क नहीं है, ज्ञान की पद्धति अनुभव है। इसलिए भले ही आप में क्षमता है जानने की, तो आपके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आप संभावना लेकर पैदा हुए हैं। आप एक संभावना है जिसको संभव बनाया जा सकता है, सिर्फ इतना ही है, और अनुभव संभव बनाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि मजिस्ट्रेट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे भी यह ताकत नहीं मिलेगी कि वो डाकतार प्राधिकारी के अभिरक्षा में जो चीजें मौजूद हैं उन्हें किसी व्यक्ति को परिदत्त करने का आदेश दे, और पुलिस ऑफिसर को मिलेगी नहीं। पुलिस ऑफिसर हम कह रहे हैं किसी भी अधिकारी प्राधिकारी जिसे डाकतार प्राधिकारी की कब्जे की चीज चाहिए उसे तो मिलेगी ही नहीं जब तक कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सीजीएम इनसे इस पर्पस के लिए आदेश ये प्राप्त न कर लिया जाए। तो 92 सब सेक्शन 2 एक सप्लीमेंटल प्रोविजन है जो ये व्यवस्था करता है कि एनी पर्सन और अथॉरिटी हैज ए नीड, ठीक है, किसके लिए? उस दस्तावेज या चीज के लिए जो डाक या तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में है। तो वो डाक तार प्राधिकारी है, उससे ये कह सकता है कि आप इस दस्तावेज या चीज को अपने पास रोक कर रखें जब तक कि हम कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम या हाई कोर्ट का आदेश लेना है, और तब उस डाकतार प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस चीज को रोक कर रखे। तो आप देखें 91 और 92 एक कंप्लीट व्यवस्था ये करते हैं, और इनका प्रायोगिक उपयोग अगर आपको देखना है वो कचहरी में मिलेगा। कचहरी में लॉ इन एप्लीकेशन है और यहां लॉ इन प्रिंसिपल है। आप लॉ को एप्लीकेशन के माध्यम से जानना चाहेंगे तो मिस्त्री हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका मकान बनाता है इंजीनियरिंग के सिद्धांत उसे भी मालूम होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल से मालूम होते हैं। वो भी बता देगा यहां बीम कितने का पड़ना चाहिए, लेकिन उससे पूछो क्यों पड़ना चाहिए इतने का ही, और उसका अंदाजा गलत भी हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ अंदाजा है। और इंजीनियर में फर्क यही है, इंजीनियर ये बता देगा कि चूंकि यहां पर लोड इतना आएगा, आप इतने मंजिल मकान बनाना चाहते हो, इतने मंजिल मकान बनाने में जो बिल्डिंग मटेरियल लगेगा उसका इतना लोड होगा,
और इतना लोड होने के लिए न्यू इतनी होनी चाहिए, बीम यहां पर होने चाहिए, उसे प्रिंसिपल और एप्लीकेशन दोनों पता है, इसलिए वो महत्व, ठीक है, वो महत्व का व्यक्ति समझा जाता है। आपको कानून आना भी चाहिए, इन प्रिंसिपल और इन एप्लीकेशन, कानून करने की कला ये भी आनी चाहिए, इसीलिए वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। लेकिन आप इसे गैर जरूरी मानते हैं, आप उसे जरूरी मानते हैं, इसलिए आप हमेशा हंसी का पात्र ये बन जाते हैं। दोनों जरूरी है, इन प्रिंसिपल, इन एप्लीकेशन। आप जब उसे एप्लीकेशन में देखते हैं तो बात ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना, कैसे अप्लाई होता है ये जब देखेंगे आप तो बात समझ में ज्यादा आएगी। लेकिन बात समझ में तो तब आएगी जब बात पता हो, तभी तो आएगी, अन्यथा कैसे आएगी। तो इसका एप्लीकेशन आप कोर्ट में रोज देखेंगे। विभिन्न चीजें हैं जिन्हें मंगवाने के लिए लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि अमुक चीज मंगवा ली जाए, अमुक चीज मंगवा ली जाए, और रोज आदेश होते हैं। आदेश किस सेक्शन में हो रहा है? 91, क्योंकि 91 में वो कहता है कि कोई न्यायालय, और न्यायालय शब्द के अंतर्गत धारा 6 के सभी न्यायालय आ गए। कोई न्यायालय अपने समक्ष चल रहे विचारणा, अन्य कार्यवाही या जांच को करते समय किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता को अनुभव करता है, तो वो दस्तावेज या वस्तु जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसको आदेशित करते हुए सम्मन जारी कर सकता है। और आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ सम्मन, दैट विल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन दैट ही मस्ट कम बिफोर द कोर्ट एंड प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, तो होता तो 91 में है, कैसे होता है ये वहां देखते हैं आप। लेकिन अगर सिद्धांत में नहीं है तो वहां नहीं हो सकता। ठीक है, डॉक्टर जो आयुर्विज्ञान के सिद्धांत हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, और फिर जो आयुर्विज्ञान के सिद्धांत हैं उनकी सत्यता प्रमाणित उसके समक्ष तब होती है जब वो आयुर्विज्ञान संस्थान के, वो जो उसके आयुर्विज्ञान के जो सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उन सिद्धांतों के मुताबिक किसी पर ड्रग एडमिनिस्टर करता है, और सिद्धांत में जो परिणाम बताया गया है वो परिणाम जब मरीज पर होता है तो आयुर्वेद के सिद्धांतों की सत्यता ये साबित हो जाती है। तो सिद्धांत ही अगर नहीं पता है तो एप्लीकेशन क्या होगा, इसलिए दो बातें दोनों जरूरी है। अब हम लोग बात कर रहे थे 91 और 92। 91 और 92 इसमें जो आदेश किए गए उनके मुताबिक संबंधित व्यक्ति ने काम नहीं किया, चलो नहीं किया, आप उसे दंडित कर लेंगे, क्योंकि सेक्शन 175 पुरानी आईपीसी और नई बीएनएस का कौन सा सेक्शन ये अभी हमने बीएनएस देखी नहीं, लेकिन है बीएनएस में भी उसके किसी सेक्शन के मुताबिक जो पुरानी 175 का तत्स्थानीय है उसके मुताबिक चलिए आप दंडित कर देंगे। लेकिन आपको क्या मिला? आपको तो दस्तावेज ये चीज उसने नहीं ही दी भाई, आपके पास तो दस्तावेज ये चीज नहीं आई, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन, जांच विचारण या अन्य कार्रवाई वो तो अभी हिलने ही लगी है, उसका क्या हुआ? और यह स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि न्याय प्रशासित करना यह राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, और अगर 93 नहीं होगा तो फिर ये व्यक्तियों की मर्जी पर आ जाएगा कि न्याय प्रशासित हो, और वो चाहेंगे तो न्याय प्रशासित नहीं होगा। हम कहेंगे कि ठीक, हम चले जाएंगे जेल, तुम 175 में हमें जेल ही तो भेजोगे, भेज दो, हम अपने कब्जे की चीज नहीं देंगे,
कर लो कुछ तुम। आप ऐसे कल्पना करो 93 नहीं है, ऐसे कल्पना करो कि द प्रोविजन लाइक सेक्शन 93 हैज नॉट बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, यह ही नहीं। अब हम अपने कब्जे की दस्तावेज चीज नहीं देंगे, हमें 175 में जेल भेजोगे, भेज दो। तुम अगर हमारे घर में घुस गए तो अतिचार, इसकी कार्रवाई हम आपके खिलाफ करेंगे, अपकृत्य में भी अपराध में भी। ठीक है, आप हमारी भूमि पर घुसो कैसे? आप नहीं घुस सकते। क्यों? अनुच्छेद 21 मौजूद है और वो व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और हनन सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो कानून होना चाहिए, तब आप हमारे घर में घुसो, अदरवाइज कैसे घुस जाओगे? अगर घुसोगे तो तुम फिर कानून के परिणाम देखोगे, और हम तो बदतमीज हैं, हम तो चले जाएंगे, जेल नहीं देते। तो आखिर राज्य, इसकी जो न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये तो इस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो गई। अगर ये जेल जाना नहीं चाहेगा तो दस्तावेज और चीज दे देगा, और अगर नहीं डरेगा और चले जाने को तैयार रहेगा और कहेगा कि हम भले ही जेल चले जाएं, तुम्हें न्याय नहीं करने देंगे, तो राज्य न्याय नहीं कर पाएगा। यानी अगर आम भाषा में कहें तो अगर ये व्यक्ति इस नेचर का है कि हमारी एक फूट है, तुम्हारी दोनों फूट है, तो तुम कर क्या लोगे उसका फिर? इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए सेक्शन 93 ये इनेक्ट हुआ। और सेक्शन 93 देखें क्या कहता है। जहां जो 93 मेरे मुंह से निकल रहा है, 91 92 मेरे मुंह से निकला है, लेकिन बीएनएसएस में ये प्रोविजन 91 की जगह 94 हो गया है, 95 की जगह 92 हो गया है, और 93 की जगह 96 हो गया है। ठीक है ना? इतना परिवर्तन कर लेंगे। और ये हम न भी कहें तो भी इतनी अकल आप में होनी चाहिए कि इतना परिवर्तन अपनी अकल से ही कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को बीएनएसएस इनेक्ट तो खैर पहले ही हो गई, लेकिन प्रभावी 1 जुलाई 2024 से हुई, और हमें 2000 से हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, 24 बरस हो गए, तो 24 बरस की आदत ऐसे नहीं बदल जाएगी। सेक्शन वही निकलेंगे मुंह से, उनका क्रम बदल गया है, तो क्रम ऑटोमेटिकली आप बदलने हैं। तो 96 जो पुराना 93 है उसकी भाषा देखें, कहता है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। हमने कहा ना, बेयर रीडिंग एक आर्ट है, बेयर को उसी ढंग से पढ़िए जिस ढंग से वो लिखा है। कहता तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा, इसका मतलब हमेशा जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? जब आपसे पूछा जाता खाना कब खाओगे, इसका मतलब हमेशा खाना नहीं खाओगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? नेचुरल मीनिंग निकाले जाते हैं, और पहला शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर्च वारंट ये देवी का प्रसाद नहीं है, जब चाहो बांट दो। ठीक है ना? न्यायालय की इच्छा भी नहीं है कि जब चाहो सर्च वारंट जारी कर दो। न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए कानून बनता है। न्यायालय तभी सर्च वारंट जारी करेगा जब जारी करना कानून के द्वारा अलाउड है। आप जब एलएलबी पास करके आते हो तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह होती कि आपके मन में ये भाव बिठाना कि कानून सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। दुनिया की बात हम नहीं करते, हिंदुस्तान में कानून से बड़ी कोई चीज नहीं। आप एलएलबी पढ़ते पढ़ते इस बात के आदी हो जाते हैं कि अदालत सबसे बड़ी चीज है। अदालत सबसे बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज कानून है। कानून नहीं होगा अदालत कुछ नहीं करेगी, और ये आप अदालत में रोज देखते हैं। आप जैसे अदालत से कहते हैं ये कर दीजिए, वो पूछता है प्रोविजन, कानून बताइए क्यों कर दें। और मजेदारी है कि रोज ये स्थिति देखने के बाद भी आप ये कह देते हैं कानून लागू ही नहीं होता। ठीक है, आश्चर्य है इस बात का कि रोज वहां यही होता है। आप जैसे ही कुछ कहते हैं ये कर दीजिए, वो फट पूछते हैं क्यों कर दें, कानून बताइए। और रोज आप ये कह देते हैं बाहर निकलते ही
कि अदालतों में कानून थोड़े लागू होता है, तो चलता ही नहीं वहां तो कुछ और ही चलता है। ये आश्चर्य है। ठीक है, तो आपका यहां सबसे बड़ी चीज कानून कहता है तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा, मीनिंग देयर बाई कोर्ट इज ऑल्सो नॉट फ्री टू इशू द सर्च वारंट। ठीक है, अपनी इच्छा पर वो सर्च वारंट जारी करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, कहता है जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है, मीनिंग देयर बाय यू मस्ट मेक सम इंक्वायरी। ऐसे ही सर्च वारंट जारी नहीं करोगे, क्योंकि सर्च वारंट के आधार पर किसी के घर में घुसा जाएगा, और घर में घुसना बहुत बड़ी घटना है। हमने आपसे बार बार कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ क्यों। अगर आप सरकारों की बात करेंगे तो सरकारें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही बन गई थी। गोविंद बल्लभ पंत 1939 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे। तो क्या सरकारों में जाने के लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की? कमोवेश जितनी चीजें आप देखते हैं ये स्वतंत्रता से पूर्व आ गई थी। फिर क्यों फ्रीडम फाइट क्यों? तो स्वतंत्रता का संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सम्मान कुछ नहीं था, समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, हमें कुछ समझते नहीं थे वो जो हम पर शासन कर रहे थे। इससे ज्यादा नीचता की और कोई बात नहीं हो सकती कि अभी भी आप हिल एरियाज में चले जाओ, चाहे मसूरी चले जाओ, चाहे नैनीताल चले जाओ, वहां माल रोड है, और माल रोड सामान्य रोड से कुछ ऊंची है। माल रोड अंग्रेजों के चलने के लिए बनी थी, तुम्हें नीचे चलना पड़ता था, वो माल रोड पर चलते थे। हर हिल एरिया में माल रोड है, चाहे वो शिमला हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे नैनीताल हो। ये अपमान हमें सहन नहीं था, इसलिए हमने स्वतंत्रता का संघर्ष किया। बाकी सब चीजें पहले से ही थी, उनमें कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हुई। रेल पहले थी, बसें पहले थी, सब था, कोई दिक्कत नहीं थी, और हो सकता है इससे ज्यादा अच्छी हो। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि आजादी के सूखे चने गुलामी के हलवे से ज्यादा बेहतर है। प्रिंसिपल ये है। हालांकि कुछ बेवकूफ हम तो अक्सर ही फिर हम उन मूर्खों के प्रति चुप हो जाते हैं, उनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि मूर्ख और मृतक इसके प्रति मौन रहना चाहिए, इससे बोलना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं अंग्रेज ज्यादा बेहतर थे। अब उन्हें अपमान और सम्मान इसके बीच अंतर नहीं मालूम। वो कुत्तों की जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे कुत्ते भी बड़ी सुविधापूर्ण जिंदगी जीते हैं, तो सुविधापूर्ण जिंदगी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। एक सम्मानपूर्ण जिंदगी ये जीवन का लक्ष्य हो सकता है। यूं तो कुत्ते भी बहुत सुविधापूर्ण जिंदगी जीते हैं, लेकिन सम्मान नहीं है कुत्ते का। किसी भी क्षण कुछ भी कहा जाएगा। तो व्यक्ति के घर में घुसना ये महत्वपूर्ण घटना है, ये ऐसे नहीं घुसा जाएगा कि जब चाहो घुस जाओ। ठीक है, व्यक्ति को गिरफ्तार करना अगर यह महत्वपूर्ण घटना है, तो व्यक्ति के घर में घुसने का प्राधिकार देना या घर में घुसना दोनों बहुत महत्व की घटना है। दैट इज वाई यहां कहा तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा, बता रहा है, कहता है जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है। विश्वास करने का कारण होता कब है? When you say that I have reason to believe, ये कब कहते हैं आप? ये आप तब कहते हैं जब कुछ ऐसा हो जो ये विश्वास दिलाए कि कुछ गड़बड़ है, तब ये कहा जाता है विश्वास करने का कारण। ठीक है, कोई आदमी सुनसान जगह पर लगातार आ जा रहा है, अब ये विश्वास करने का कारण है कि वो चोर है। ठीक है, अब ये विश्वास करने का कारण है, यानी देयर शुड बी समथिंग, ठीक है, जिसे सस्पिशियस कहा जा सके, तब ये विश्वास करने का कारण है। ये कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति ठीक व्यक्ति नहीं है। तो यहां कहता है किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 94 के अधीन सम्मन आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे सम्मन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे।
ठीक है, दोनों स्थितियों में जारी हो सकता है। जब न्यायालय को यह विश्वास है कि पेश नहीं करेगा या हो सकता है पेश न करे, दोनों दशाओं में, लेकिन यह विश्वास करने का कारण आपके पास होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय यू मस्ट डू समथिंग टू इंक्वायर द सिचुएशन। न्यायालय को कुछ कार्यवाही, कुछ जांच जरूर करनी चाहिए इस संबंध में कि क्या वाकई ये स्थिति है कि सेक्शन 91 की दशाओं का पालन वो व्यक्ति नहीं करेगा जिसके कब्जे में दस्तावेज या चीज है, यानी खुद नहीं लाएगा, तब सर्च वारंट अथवा ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को ज्ञात ही नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है। अब ये दूसरी स्थिति हो सकती है, भाई 91, 92 का हम जारी तो तब करें जब हमें पता तो हो चीज किसके कब्जे में है। हमें मालूम ही नहीं किसके कब्जे में है, ये मालूम है कि फला जगह है, ये नहीं मालूम किसके कब्जे में, क्योंकि मकान 50 बरस से बंद पड़ा है, 20 बरस से बंद पड़ा है, किसके कब्जे में मालूम ही नहीं। ठीक है, तो या तो 91 की पोजीशन हो, 91 यानी 94 की अपेक्षा का पालन नहीं करेगा ये विश्वास हो, या ये विश्वास करने का कारण हो कि किसके कब्जे में ये हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, या फिर न्यायालय ये समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। हो सकता है फला जगह मिल जाए, जैसे भाई हम इनकम टैक्स के मामले में जांच कर रहे हैं, अरे आदमी ने छुपा के रखे होंगे पैसे, तो रखे तो घर ही में होंगे, दस्तावेज होंगे तो घर ही में, ठीक है ना। तो न्यायालय को यह लगता है कि तलाशी अगर जनरल ली जाए तो भी चीजें मिल जाएंगी, तो भी सर्च वारंट जारी हो सकता है, लेकिन यह विश्वास करने के कारण आपके पास होने चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण घटना है व्यक्ति के घर में घुसना। ठीक है, निरीक्षण तो होगी, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। आगे और उपबंध दिया जाए कि किस ढंग से तलाशी ली जाएगी और तलाशी में जो चीजें मिलेंगी उन्हें किस ढंग से उनकी सूची आदि तैयार की जाएगी। लेकिन अब सर्च वारंट जारी हो जाएगा और जिस व्यक्ति के लिए जारी होगा वो व्यक्ति घर में घुसकर तलाशी ले पाएगा। ठीक है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट का निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे निर्दिष्ट है। अगर यह लगता है कि घर का एक स्पेसिफाइड कोना है वहीं अगर सर्च की जाए तो मिल जाएगा, तो उसी के लिए करिए, पूरे के लिए क्यों करिए, क्योंकि कानून हमने कहा बदला लेने के लिए नहीं, कानून आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि आवश्यकता है चीज की, और वो चीज जिसकी आवश्यकता है एक पर्टिकुलर जगह पर मिल जाने की अपेक्षा है वहीं की ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जिसको वारंट निर्दिष्ट है उसी स्थान की तलाशी लेगा। इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो बात ठीक है। जब डाकतार प्राधिकारी के अभिरक्षा में जो चीजें हैं वो सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना ली नहीं जा सकती, तो तलाशी वारंट कैसे जारी हो सकता है, वो एक सामान्य सी बात। तो ये आपका सेक्शन 96 हुआ। अब जो सेक्शन आएंगे वो व्यक्तियों की गिरफ्तारी आदि के संबंध में, सदोष गिरफ्तारी तो नहीं, सदोष रूप से अगर व्यक्तियों आदि को परिरुद्ध रखा गया है तो उन्हें स्वतंत्र कराने के संबंध में आएंगे और उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।